हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। सावधान, इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। अध्याय 196। वह उसका इंतजार कर रहा था। तो तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? वांग चाओ ने मेरी आरवी के सोफे पर बैठते हुए पूछा। हम पांचों अंदर थे। वांग चाओ और लियू यूज एक सोफे पर बैठे थे। लियू टीवी पर डाउनलोड किए गए प्रोग्राम देख रही थी। चेन जी हान छोटी सी रसोई में रात के खाने के लिए कुछ बना रही थी और मैं डाइनिंग टेबल के पास लियू वेई की गोद में बैठी थी। क्या तुम्हें पता नहीं होना चाहिए? मैंने लियू वेई के कंधे पर सिर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम एक टीम हैं, हम सब कुछ साथ मिलकर करते हैं, उसने जवाब दिया। तभी चेन जी हान सबके लिए बियर और मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आई। मुझे बियर का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या कह रहा है, जान? लियू वेई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मुझे लगता है मुझे थोड़ा बाहर जाकर घूमना फिरना चाहिए। अकेले, मैंने झिझकते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि मैं चुपके से निकल जाऊंगी और लड़कों को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उन्हें इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती थी। नहीं, लियू वेई ने सीधे सादे अंदाज में कहा। बिल्कुल नहीं, स्वीटनेस। लियू यूजेग ने टीवी से ध्यान हटाकर मेरी ओर देखते हुए जवाब दिया। चेन जी हान ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा। न जाने क्यों, मैं चाहती थी कि वह मुझ पर चिल्लाए। उसकी इस नज़र से मेरा पेट मरोड़ रहा था। बाकी बातें भी बता दो, वांग चाओ ने अपनी बियर का एक घूंट लेते हुए कहा। और भी कुछ है? लियू वेई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, मैं बस एक दिन के लिए ही जा रही हूँ, मैंने कहा। अब मैं समझ गई थी कि मैं उन्हें सीधे सीधे सब कुछ बता सकती थी और उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ता। लेकिन मैं इस रिश्ते को इस तरह नहीं चलाना चाहती थी। मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहना चाहती थी, लेकिन हर समय ऐसा नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कभी कभी लड़के थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारी संभाल लें ताकि मुझे आराम मिल सके। कोई भी हर समय, हर पल मजबूत नहीं रह सकता। यह मुमकिन ही नहीं था। और अगर यही मेरी इच्छा थी, तो इसका मतलब ये भी था कि मैं लड़कों पर मनमानी नहीं कर सकती थी। उनकी इच्छाएं, ज़रूरतें और राय मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी मेरी। और इसीलिए मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था। मुझे लड़कों को नाराज करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर यह उनका कोई विचार होता तो मैं अपना आपा खो बैठती। शुक्रिया, छोटी बच्ची, तुम्हारा ऐसा सोचना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन तुम पूरी तरह से सच नहीं बोल रही हो। उन्हें बताओ कि तुम अकेले बाहर क्यों जाना चाहती हो, वांग चाओ ने अपनी बियर बगल की मेज पर रखते हुए कहा। चारों आदमियों का ध्यान मेरी तरफ मुड़ गया। मैंने अपनी भौहें खुजाते हुए कहा, इसके कई कारण हैं। मुझे उस ज्वार को ढूंढना होगा। मुझे ये जानना होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पिछले जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने देश के दक्षिणी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था, और अगर यह इस जीवन में नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं अब भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और यह महत्वपूर्ण क्यों है कि आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं? चेन जी हान ने रसोई के काउंटर पर झुकते हुए पूछा। हाँ, मैंने आंखें बंद करते हुए कहा। कुछ चीजें थी जिन्हें बदलने की जरूरत थी, कुछ लोग थे जिन्हें बचाने की जरूरत थी। और अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि वे कब और कहाँ होंगे, तो मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगी? और क्या? लियू यूजेग ने पूछा। उसका पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था। उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। मैंने आंखें बंद करके कहा, पीछा करने वाला। मुझे नहीं पता कि ज़ॉम्बी हमसे डरते हैं या मेरे पीछा करने वाले से। और अगर वे मेरे पीछा करने वाले से डरते हैं, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि वे किस तरह का खतरा हैं। नहीं, लियू यूजेग ने सोफे पर पीछे झुकते हुए सादगी से कहा। मैंने आंखें खोली और उसे देखा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बहादुर हो। मैं जानता हूं कि तुम अकेले ही पूरी सेना का सामना कर सकती हो और जरा भी नहीं डरोगी। मैं जानता हूं कि हम तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं। लेकिन मैं चुपचाप बैठकर तुम्हारे वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता, उसने गंभीर भाव से कहा। ठीक है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा मतलब है, मैं समझ सकता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति का अकेले सामना करना जो आपको मार भी सकता है और नहीं भी, समझदारी का काम नहीं था। लेकिन अगर यही एकमात्र विकल्प बचा था, तो फिर दूसरा विकल्प ही बचा था।
तो फिर हमें कुछ आदमियों को उस झुंड को ढूंढने और पता लगाने के लिए भेजना होगा कि क्या हो रहा है। अगर मेरा पीछा करने वाला ही उन्हें अड्डे तक पहुंचने से रोक रहा है, तो हमें ज्वार को आने देने के लिए वहां से निकलना पड़ सकता है। मैं यहाँ सबको बचाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि चेन ज़ी हान की आत्मीय साथी यहाँ है और कोई और भी है जो मुझे बुला रही है। तो हम इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? लियू वेई ने मुझसे अपनी पकड़ और कसते हुए पूछा। नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरे अंदर कई तरह की मिलीजुली भावनाएं उमड़ रही थीं। शायद मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए जब तक मैं ये समझ न लूं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। और तुम्हारा पीछा करने वाला? लियू यूजेग ने पूछा। मैं फिलहाल इन्हें कुछ समय के लिए टाल दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा जीवन भर कर पाऊंगी। कभी न कभी तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। मैं अपने ऊपर मंडराते खतरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम बेस का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हो? चेन ज़ी हान ने पूछा। तभी कहीं से टाइमर की आवाज़ आई। रसोई की ओर ध्यान देते हुए बाकी सभी लोग मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन इसे अपने हाथ में लेने में कुछ दिक्कतें हैं। कैसा? जैसे कि आपूर्ति, जैसे कि मेरे भरोसेमंद लोग इसका प्रबंधन करें। किसी अड्डे पर कब्जा करना बुरा और दुष्टतापूर्ण लगता है, लेकिन वास्तव में यह फायदे से कहीं ज्यादा सिरदर्द है। इसलिए तुम इसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। ये तो सिरदर्द होगा, लियू यूजेग ने खिलखिलाते हुए पूछा। हाँ, मैंने गंभीरता से स्वीकार किया। तो तुम दुनिया पर कब्जा करने की योजना कैसे बना रहे थे? लियू वेई ने पूछा। सच में, मुझे तो अभी तक ये बात समझ ही नहीं आई। जानते हो, दुनिया पर कब्जा करने की बात कहने और सचमुच ऐसा करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने सीने पर हाथ बांधते हुए बुदबुदाया। दुनिया पर कब्जा करना बाद में भी हो सकता है, चेन ज़ी हान ने अपने ओवन के दस्ताने उतारते हुए कहा। खाना तैयार है। वह गलत नहीं है, लियू वेई ने कहा, जब सभी लोग ली दाई लू के आरवी में आराम से बैठ गए। वह थोड़ी देर पहले सो गई थी और अब सभी लोग आराम से बैठ रहे थे। हमें इस पीछा करने वाले मामले को सुलझाना होगा। भीड़ की तो बात ही छोड़ो, लियू यूजेग ने आगे कहा। क्या किसी को पता है कि ज़ोंबी की लहर कैसे शुरू की जाती है? चेन ज़ी हान ने बियर पीते हुए मुंह से घूंट भरी, फिर उसे होठों तक ले जाकर एक घूंट ली। हमें एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा, जिसकी शुरुआत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम से होगी। वांग चाओ ने अपने हाथों में पकड़ी बियर की बोतल को घूरते हुए कहा। हम यहाँ इसीलिए आए हैं। लियू वेई ने अपनी बोतल के किनारे पर उंगली फेरते हुए सिर हिलाया। ये लोग बियर के इतने शौकीन नहीं थे, उनमें से कोई भी कभी इतना आराम से नहीं बैठा था कि हद से ज्यादा पी ले, लेकिन कभी कभी एक घूंट पीना अच्छा लगता था। कोई सुझाव? हमें पता है कि वह फोन का जवाब देने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। लियू यूजेग ने अपनी बियर का एक बड़ा घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा। बाकी लोग भी उनके साथ हंस पड़े। हम जानते हैं कि इसका चेन ज़ी हान के सोलमेट से कोई संबंध नहीं है, लियू वेई ने कहा, और साथ ही उसने भी एक बियर का घूंट लिया जो अब गर्म होने लगी थी। मेरी सोलमेट पीछे वाले कमरे में बिस्तर पर लेटी है, चेन ज़ी हान गुस्से से बोला। उसे काफी समय से इस बात का खटक रहा था कि ली दाएलू को इतना यकीन था कि उसके लिए कोई और औरत जरूर है। अब 31 साल की उम्र में और समूह में सबसे उम्रदराज होने के बावजूद उसने कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया था। जब वह छोटा था तब उसने कभी कभी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक रात के लिए संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा उसने अपनी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि उसे लगता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। रेड ड्रैगन सिंडिकेट में जैसे जैसे उनका ओहदा बढ़ता गया, वे इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास समय ही नहीं बचा। उनका बेहतर समय काम करने, सोने या जिम जाने में बीतता था। लेकिन ली दाएलू के जीवन में आने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ गई। उन्हें परवाह न होने का कारण यह नहीं था कि उनमें कोई खामी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे ली दाएलू का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 197। तो फिर हमें कहाँ होना चाहिए? नन्ही चिड़िया। आरवी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने सभी साथियों को उनके विचारों से बाहर निकाल दिया और उनका ध्यान दरवाजे की ओर गया। उनके सभी आदमी बेस के अलग अलग हिस्सों में जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त रूप से काम करने में व्यस्त थे, इसलिए वे जानते थे कि उनमें से कोई नहीं होगा। फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। लियू यूजेग सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ अपनी पीठ के बीचों बीच रखा, जहां वह हमेशा अपनी 9 मिलीमीटर पिस्तौल रखता था। बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पिस्तौलें निकाली और उन्हें अपनी गोद में रख लिया।
दरवाजे पर जो भी था उसे एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ा। उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना था कि वे ली दाई लू को न जगा दें। खड़े होकर लियू वेई रसोई में ऊपर की ओर बने एक कैबिनेट के पास गया और दरवाजा खोला। एक बेलनाकार वस्तु निकालकर उसने उसे अपनी बंदूक के सिरे पर कस दिया। फिर से दस्तक हुई और बाकी 3 आदमियों पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद लियू यूजेग ने दरवाजा खोल दिया और रास्ता रोक दिया ताकि कोई भी उसके पास से न निकल सके। आप लियू यूजेग हैं, है ना? बाहर खड़ी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। लियू यूजेग ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम लियू यूजेग हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वह फुसफुसाती रही। चेन जी हान ने अपना सिर घुमाया और गर्दन को इधर उधर फैलाया। किसी कारणवश उसके मुंह से निकले हर शब्द के साथ उसका धैर्य भंग होने लगा था। और आपको क्या लगता है कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? लियू यूजेग ने दरवाजे की चौखट पर झुकते हुए पूछा और अजनबी को आरवी में प्रवेश करने से रोक दिया। मुझे पता है कि तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो, मेरे पास उसके बारे में जानकारी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे अंदर आने दो, वांग चाओ ने कहा, उसका चेहरा बर्फ के टुकड़े जैसा सख्त था। लियू यूजेग ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। वह उस कॉल से खुश नहीं था, लेकिन उसने एक कदम पीछे हटकर महिला को अंदर जाने दिया। दरवाजा बंद होते ही उसने राहत की सांस ली। कितनी घबराई हुई हो, लियू यूजेग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। क्या तुम्हें अपनी जान का खतरा है? उसने उसकी तरफ देखा और फिर कमरे में मौजूद बाकी पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी निगाहें वांग चाओ और लियू वेई पर सरसरी नजर से गुजरी, लेकिन चेन जी हान को देखते ही वह थम सी गई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा और काउंटर के पीछे खड़े उस आदमी को देखती रही। लाख कोशिश करने पर भी वह अपनी नज़र उससे हटा नहीं पा रही थी, मानो वह उसके भीतर के किसी ऐसे हिस्से को पुकार रहा हो जिसके अस्तित्व के बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। तो फिर हमें कहाँ होना चाहिए, छोटी चिड़िया? लियू यूजेग ने उसके पीछे आते हुए पूछा। इतना करीब नहीं कि वह उसे गलती से भी छू ले, लेकिन इतना जरूर कि अपने कद काठी से उसे डरा सके। उसने उसकी नज़र का पीछा करते हुए चेन जी हान को देखा। बाहर से देखने पर चेन जी हान शांत और संयमित लग रही थी, लेकिन लियू यूजेग उसके लिए अजनबी नहीं था। वह दूसरे आदमी को उतना ही अच्छी तरह जानता था जितना खुद को। चेन जी हान का गुस्सा इतना गहरा था कि लियू यूजेग ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वास्तव में अगर चेन जी हान ने महिलाओं और बच्चों को न मारने का अपना अटल नियम न बनाया होता तो लियू यूजेग को लगता कि वह आदमी द्वीप से कूदकर खुद उसका गला घोंट देगा। ये सोचते ही लियू यूजेग और सीधा खड़ा हो गया और कमरे में मौजूद अन्य पुरुषों को चौड़ी आंखों से देखने लगा। तुमने कहा था कि तुम लियू यूजेग के भाई के बारे में कुछ जानते हो? लियू वी ने चश्मा नाक पर चढ़ाते हुए पूछा। उस महिला ने अपनी नज़र अब तक देखे सबसे आकर्षक पुरुष से हटाकर उस व्यक्ति पर डाली जिसने अभी अभी बात की थी। वह जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने सिर हिलाया और फिर सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता है कि आप उसे कहाँ ढूंढना शुरू कर सकते हैं, उसने पुष्टि की। वह इस समय देश में होना चाहिए। ये शब्द सुनकर कमरे में मौजूद सभी पुरुष तनाव में आ गए। तुम्हें कैसे पता? लियू यूजेग ने अपने दोनों भाइयों की समान चमड़े के दस्ताने निकालते हुए पूछा। उसे अपने सामने खड़ी महिला को मारने में कोई हिचक नहीं थी। चेन जी हान के विपरीत वह समझता था कि दुनिया की कुछ सबसे जहरीले सांप औरतें होती हैं, लेकिन उसने किसी और औरत को नंगी चमड़ी से छूने से इनकार कर दिया। वह महिला अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनभिज्ञ होकर बस अपना सिर हिलाती है। मैं आपको यह नहीं बता सकती, ये कहते हुए वह द्वीप के पास रखे स्टूल में से एक पर बैठने के लिए आगे बढ़ती है। चेन जी हान के पास। क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने पुनर्जन्म लिया है? वांग चाओ ने अपनी बियर का एक घूंट लेते हुए पूछा। बोतल लगभग खाली थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके शब्दों से वह महिला एकदम सहम गई और उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। तुम कौन हो? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। वे सब धीमी आवाज में बात कर रहे थे, क्योंकि वे ली दाई लू को परेशान नहीं करना चाहते थे और दूसरी महिला बस उनका अनुसरण कर रही थी। मैं एक दोस्त हूँ, वांग चाओ ने द्वीप की ओर बढ़ रहे लियू यूजेग की ओर सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के मन में खतरे की घंटी बज उठी। तुम कौन हो? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेरा नाम है शिन यी है, उसने पीछे मुड़कर चेन जी हान की ओर देखते हुए कहा। तुम कौन हो? चेन जी हान भावहीन बनी रही, उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया।
हर बार जब वह कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे किसी चॉकबोर्ड पर नाखून रगड़े जा रहे हों। तुम मुझे जानती हो, लेकिन उसे नहीं जानती, लियू यूजेग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कितना अप्रत्याशित। हे शिनयी ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बारे में जानती हूँ, उसने स्वीकार किया और एक पल के लिए लियू यूजेग की ओर देखा, फिर उसका ध्यान वापस चेन ज़ीहान पर चला गया। और तुम क्या जानती हो? लियू यूजेग ने उसके करीब आते हुए धीरे से कहा। मुझे पता है कि आप अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, वह हकलाते हुए बोली, मानो उसकी आवाज से सम्मोहित हो गई हो। और तुम क्या जानती हो? वह उससे काफी दूर रहते हुए भी उस पर दबाव डालता रहा। मुझे पता है कि एक ज्वार आएगा और यहाँ आसपास की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम पानी से थोड़ी दूर हैं, इसलिए ज्वार भाटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लियू वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। यह महिला उनके और ली दाएलू दोनों के लिए खतरा थी। उसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दिया जा सकता था। उस तरह की लहर नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। ज़ॉम्बी की लहर। लाखों की संख्या में ज़ॉम्बी हम सब पर टूट पड़ेंगे। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियू यूजेग ने उसका ध्यान अपनी ओर वापस खींचते हुए पूछा। मैं बाहर जा रही थी तभी मैंने किसी को तुम्हारा नाम पुकारते सुना। मुझे पता था कि मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना होगा। तुम भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और जब मैं तुम्हें मरने से रोक सकती हूँ तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, उसने जल्दी से कहा। उसने लियू यूजेग की बाहें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पीछे हट गया और उसकी पहुंच से बाहर हो गया। और वो भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वांग चाओ ने अपने सामने खड़ी महिला को देखते हुए पूछा। वह आत्माओं का उपयोग करने वाली नहीं थी, इसलिए वे उससे थोड़ी देर और खेलते रहेंगे। उससे जितनी जानकारी निकलवा सकते थे, निकाल लेंगे। द्वीप के पीछे से एक उपहास की आवाज आई। चेन ज़ीहान की आवाज सुनकर महिला कपकपी से कांप उठी। उसने मानो कमरे में किसी और के न होने की स्थिति में चेन ज़ीहान की ओर मुड़कर देखा। वही सारे संचार टावर बनाने वाला है, वही बनाने वाला है। वह अचानक रुक गई और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। चेन ज़ीहान को भयभीत होकर देखने लगी। चलते रहो, आखिर तुम इतनी दूर आ ही गए हो, लियू वेई ने अपनी कलाई पर चमड़े के दस्ताने ठीक करते हुए कहा। अपने भाई को ढूंढने के लिए उसने पूरे दक्षिण में संचार टावर बनवाए, भले ही वह इलाका लगभग पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में था। इसी वजह से और अपनी शक्ति के बल पर वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। सिर्फ वही। वांग चाओ ने ऐसे पूछा मानो उसे पिछले जन्म में अपने भाग्य का पता ही न हो। बुरे सपनों में भी उसे अपने दांतों के बीच मानव मांस का स्वाद महसूस होता था। नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। उसका दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी भी वहां मौजूद था। और वो कौन था? लियू वेई ने द्वीप के पीछे खड़े आदमी को देखते हुए पूछा और उसकी उंगलियों के जोड़ों का सफेद पड़ना देखा। उन्हें इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। वांग चाओ को अपने दिमाग से जरूरी जानकारी मिल जानी चाहिए। चेन ज़ीहान, उसने कांपते हुए फुसफुसाया, मानो उसका नाम लेते ही उसे अंदर से एक अजीब सी प्रतिक्रिया हुई हो। क्या तुम उसे जानती हो? चेन ज़ीहान ने पूछा। उसने सिर हिलाया। काश मुझे तो इसके बारे में बाद में ही पता चला। बाद में क्या? लियू यूजेग द्वारा दुनिया को बचाने के बाद। संपर्क सेवा की शर्तें। अध्याय 198। मुझे माफ करना। क्या? माफ कीजिए, मुझे लगता है मैंने आपको ठीक से नहीं सुना, वांग चाओ ने द्वीप पर बैठी महिला की ओर देखते हुए कहा। हे शिनयी के अपने भाई को ढूंढने में लियू यूजेग की मदद करने के लिए आरवी में आने के बाद पहली बार वांग चाओ के भावहीन चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। क्या तुमने सचमुच कह दिया कि उसने दुनिया बचाई? लियू वेई ने पूछा। वह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें ये बताना कि लियू यूजेग ने दुनिया बचाई, ऐसा कहने जैसा था कि शैतान साल में एक रात सांता क्लॉस बनकर आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना लगभग शून्य थी। हे शिनयी ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, और उसकी आंखों में चमक थी। उसने लियू यूजेग की ओर देखते हुए कहा। संचार टावर बनाने के बाद उसने देश के दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया। उसकी जैसी शक्तियों के सामने ज़ॉम्बीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सच था कि उन सभी में से लियू यूजेग के पास सबसे व्यापक शक्ति थी, और बीमारी अभी भी ज़ॉम्बीज़ को उतना ही प्रभावित करती थी जितना कि मनुष्यों को। उसकी शक्ति आखिर है क्या? चेन ज़ीहान ने सामने खड़ी महिला की ओर देखे बिना पूछा। उसे हमेशा इस बात पर गर्व था कि वह महिलाओं या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वह महिला उसके संयम की कड़ी परीक्षा ले रही थी। बिल्कुल,
गड़गड़ाहट। उसने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। तुम हैरान लग रहे हो, उसने दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। क्या इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपनी शक्तियां जागृत नहीं की हैं? कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों को अपनी असली शक्तियां हासिल करने में 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है। मैं थंडर टाइप हूँ, लियू यूजेग ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हे शिनही ने सिर हिलाया। चेन जी हान कौन था? उसने द्वीप के दूसरी ओर खड़े आदमी की ओर देखे बिना पूछा। किसी को ठीक से पता नहीं है। वह शांत स्वभाव का, मजबूत और गंभीर व्यक्ति है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। क्या तुम जानती हो कि वह कैसा दिखता है? लियू वेई ने पूछा। वह चेन जी हान के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है जैसे वह उसे जानती हो, जबकि वह उससे सिर्फ 3 फीट दूर था और उसे पहचान नहीं पाई। हे शिनही ने सिर हिलाया। वह लंबा है, तुमसे भी लंबा, उसने लियू यूजेग की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। एक ज़ॉम्बी अल्फा से लड़ाई में उसकी दाहिनी आंख चली गई थी और उसके दाहिने गाल पर निशान है। मैंने सुना है कि वह तुम्हें बचाने के लिए एक जलती हुई इमारत में घुस गया था और बुरी तरह जल गया था। हे शिनही ने आखिरी बात कहते हुए हल्की सी हंसी उड़ाई, मानो चेन जी हान का लियू यूजेग के लिए जलती हुई इमारत में घुसने का विचार ही बेतुका हो। इससे बहुत से लोगों को लगा कि तुम दोनों साथ थे। बिल्कुल साथ साथ, जब तक कि बाद में तुमने उस औरत से शादी नहीं कर ली और ढेर सारे बच्चे नहीं हो गए। हे शिनही ने अपने पिछले जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हुए जो संकोच पहले दिखाया था, वह पूरी तरह गायब हो गया था। दरअसल वह अपनी कहानी में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सब कुछ कितना ठंडा हो गया था। अब तो उसकी सांसें भी दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में बार बार खबरों में छपी चेन जी हान की ही छवि घूम रही थी। उसकी छवि में कुछ ऐसा था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उसे कमरे में मौजूद चौथे लड़के के साथ महसूस हो रहा था। वह लड़का जो ज्यादा बोलता नहीं था। क्या उसके बच्चे थे? एक नई आवाज ने पूछा और हे शिनही ने सिर उठाकर देखा, ट्रेलर के पीछे दरवाजे के फ्रेम पर झुकी हुई एक छोटी महिला को देखा। जो पुरुष अभी भी बैठे हुए थे, वे झट से उठ खड़े हुए, लेकिन नई महिला ने उन्हें नजरअंदाज करना जारी रखा। कृपया अपनी कहानी पूरी कीजिए। आपने कहा था कि लियू यूजेग के बच्चे थे। हे शिनही ने कमरे में चारों ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों हो गया है। ये सोचकर कि शायद इसका संबंध नए आए व्यक्ति से हो, हे शिनही उठ बैठी और उस महिला को देखकर मुस्कुराई। क्या तुम उत्सुक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज उन लड़कों से बात करने के लहजे से बिल्कुल अलग थी। कमरे में मौजूद पुरुषों के साथ, खासकर शांत स्वभाव वाले पुरुष के साथ, उसे सहज महसूस हो रहा था। लेकिन इस महिला ने हे शिनही के मन में खतरे की घंटी बजा दी। महिला ने गुनगुनाया और सिर हिलाया, उसकी बाहें अभी भी छाती पर टिकी हुई थी। वह शांत लग रही थी, लेकिन हे शिनही को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। खैर, जिज्ञासा बिल्ली को मार डालती है। आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? उसने कमरे में आए नए व्यक्ति की ओर आंख मारते हुए कहा। महिला ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और उसे घूरने लगी। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ? आप कृपया, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी थी, आगे जारी रखिए, महिला ने कहा और सीधी होकर पुरुषों के बीच से रास्ता बनाते हुए रसोई तक पहुंच गई। हे शिनही का ध्यान आकर्षित करने वाले उस व्यक्ति की ओर देखते हुए, उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और महिला को अपने और द्वीप के किनारे के बीच से खिसकने दिया। आप क्या कह रहे थे? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वह महिला उस आदमी के प्रति अधिकार जता रही थी, शायद लियू यूजेग के प्रति भी। हे शिनही को यह बात पसंद नहीं आई कि जिस आदमी को वह चाहती थी, उसकी बाहों में अब कोई औरत थी, फिर भी वह मुस्कुराई। लियू यूजेग ने जब एक नई तरह की सरकार बनाई, तो अपने भाई की तलाश में सिटी जे गए और वहां उन्हें अपना प्यार मिल गया। मुझे लगता है कि वह मानव तस्करी का शिकार हो गई थी और कुछ साल पिंजरे में रहने के बाद, नौसेना की एक टीम, जो घर घर जाकर सामान की तलाश कर रही थी, ने उसे और कुछ अन्य लड़कियों को ढूंढ निकाला। उन सभी को बचाने के बाद वह उनकी टीम में शामिल हो गई। कहते हैं कि यह पहली नज़र का प्यार था। हे शिनही ने अंतिम वाक्य कहते हुए मुस्कुराया और हर शब्द को धीरे धीरे बोला ताकि उसके कहने का अर्थ स्पष्ट हो सके। जिस स्त्री की वह होने वाली थी, उसकी बाहों में बैठी स्त्री ने धीरे से सिर हिलाया। तो संक्षेप में, उसने दुनिया को बचाया, प्रलय को समाप्त किया और वह और उसकी जीवनसाथी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हे शिनही कुछ देर रुकी और दूसरी स्त्री के शब्दों पर विचार करने लगी। ये शब्द अजीब लग रहे थे, लेकिन गलत नहीं थे।
उसने सिर हिलाया और दूसरी महिला ने भी उसके साथ सिर हिलाना शुरू कर दिया। और आपने कहा था कि उसके कितने बच्चे थे? मैंने नहीं किया, लेकिन उनके 5 बच्चे थे, और बड़े होने पर उनमें से प्रत्येक ने देश के एक अलग हिस्से की बागडोर संभाली। 5 बच्चे, महिला ने धीरे से कहा। हे शिन्ही को ठंड लगने लगी। आरवी में थोड़ी ठंड बढ़ गई थी। शायद कोई खिड़की खुली थी। अप्रैल में भी रातें काफी ठंडी होती हैं। सुंदरता, लियू यूजेग ने कहा और महिला की ओर बढ़ने लगा, लेकिन महिला ने हाथ ऊपर उठाया और वह रुक गया। आपने चेन जी हान के बारे में कुछ कहा था। महिला ने लियू यूजेग से ध्यान हटाकर हे शिन यी की ओर वापस मोड़ते हुए पूछा। उसका क्या? हे शिन यी ने स्टूल पर सीधा बैठते हुए पूछा। भले ही यह सिर्फ उसकी कल्पनाओं में था, लेकिन वह आदमी उसका था। हालांकि अगर वह शांत स्वभाव का लड़का दिलचस्पी दिखाता, तो शायद वह उसे ढूंढना छोड़ देती। क्या उसकी पत्नी थी? बच्चे थे। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि हे शिन यी की सांसें दिखाई दे रही थी। भोजन कक्ष के पास खड़े आदमी की ओर मुड़कर उसने हाथ हिलाया। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? यहाँ बहुत ठंड लग रही है। खिड़की से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, उस महिला ने कहा, जब हे शिन यी ने देखा कि वह शांत आदमी दूसरी महिला की कमर में हाथ डाल रहा है। उसने ये दृश्य देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसे प्रेमिका रखने की इजाजत थी। बस वह आखिरी हो, इससे पहले कितनी भी प्रेमिकाएं थीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन जी हान, महिला ने शांत स्वभाव के उस व्यक्ति से ध्यान हटाकर उस महिला की ओर करते हुए कहा, जिसे वह पकड़े हुए था। उसकी शादी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं थे। उसने स्वीकार किया और दूसरी महिला के चेहरे से तनाव कम होते देखा। आंखें सिकुड़ते हुए हे शिन यी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह मुझसे कभी मिला ही नहीं। उसकी टिप्पणी से हे शिन यी को ठेस पहुंची। ये देखकर वह मुस्कुराई। क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? महिला ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उसके सवाल ने हे शिन यी के चेहरे से मुस्कान को किसी थप्पड़ से भी तेजी से गायब कर दिया। उसने अपनी जबान पर काबू रखा। वह प्रलय के 15 साल और उसके बाद के 15 साल तक जीवित रही थी। वह कोई बच्ची नहीं थी जो हर बात पर प्रतिक्रिया देती हो। क्या आप दोनों श्रेणियों के लोगों की समस्या जानते हैं? महिला ने शांत स्वभाव के उस व्यक्ति से टेक लगाते हुए पूछा और उसे अपने ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने दी। क्या? हे शिन यी ने अपनी जबान पर काबू न रख पाने के कारण पूछा। वे हमेशा यही सोचते हैं कि वे कहानी के नायक हैं। अध्याय 199। वह मेरा है। माफ कीजिए, क्या? उस महिला ने चीखते हुए कहा, जिसे लड़कों ने किसी वजह से मेरे आरवी, मेरे घर में, मेरे सोते समय बुला लिया था। मैंने अपने कंधों का तनाव दूर करने के लिए अपनी गर्दन को अगल बगल घुमाया। तुम्हें छूट नहीं है, और मुझे लगता है तुमने मेरी बात ठीक से सुन ली है, मैंने चेन जी हान के कंधे से सटते हुए कहा। मेरा सिर उसकी छाती के बीच एकदम फिट हो गया, मानो तकिए का काम कर रहा हो। अभी तो मैं सोफे पर बैठना चाहती थी, लेकिन चेन जी हान इतना परेशान था कि मुझे उसे दिलासा देना जरूरी लगा। जो लोग पुनर्जन्म लेते हैं या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि वे कहानी के हीरो हैं। माफ करना, तुम्हारे मामले में तो मैं हीरोइन हूँ। उसने इस बात पर उपहास उड़ाया, मानो यह अब तक की सबसे हास्यास्पद बात हो। लेकिन मुझे एक भी ऐसा उदाहरण बताओ जहाँ कोई मौत के मुंह से वापस आया हो और यह न सोचा हो कि वह खास है, कि उसका पहले का घटिया जीवन खत्म हो गया है और अब उसे एक खूबसूरत, धनवान लड़का मिलेगा और वह अपना सबसे अच्छा जीवन जिएगी। अरे, मैं भी अपने दूसरे और तीसरे जीवन की शुरुआत में उस जाल में फंस गया था। अब मुझे बेहतर समझ है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम सीधे चेन जी हान के पास जाओगी और उसे बचा लोगी? कि वह तुम्हारा इतना आभारी होगा कि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगेगा और तुम्हें जीवन भर रानी की तरह मानेगा? मुझे महसूस हुआ कि चेन जी हान मेरे नीचे अकड़ गया है और मैंने अपने संपर्क के जरिए उसे दिलासा देने की कोशिश की। मुझे इस बात पर उससे कोई नाराजगी नहीं थी। मैं समझती थी कि वह उन्हें ढूंढने आई है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वह चेन जी हान के बारे में लगातार बात करती रही, जबकि उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह हर समय उसके ठीक सामने ही था। उसका चेहरा कुछ और ही रूप में बदल गया, फिर वापस उसी मासूम और भोलेपन भरे भाव में लौट आया जो पहले था। पुनर्जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता था मानो उनके पास कोई जादुई शक्ति हो जो उन्हें उनकी सामान्य आयु से कहीं अधिक समय तक जीवित रखती हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो मेरे जैसा हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं बहुत सारे उपन्यास पढ़ता हूं। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मैं और बात आगे बढ़ाने के मूड में नहीं थी।
वह चेन जी हान और यहाँ तक कि लियू यूजेक को भी परेशान कर रही थी और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं यहाँ लियू यूजेक को उसके भाई के बारे में बताने आई हूँ, उसने ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। मैंने उसकी बात और उसके हाव भाव दोनों पर मुस्कुरा दिया। उसका भाई यही है, आपको उसकी मदद करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने लियू वे की ओर इशारा करते हुए कहा। अगला लियू यूजेग और लियू वे को बारी बारी से देखते हुए वह एकदम सख्त हो गई। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं था कि वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और न ही उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से परिवार के सदस्य थे। परिवार। फिर मुझे ये बात समझ में आई। तुम यहाँ लियू यूजेक की जान पकड़ने और प्रलय से बचने के लिए आए हो, उसे इधर उधर संकेत देने के लिए कि उसे दुनिया के शिखर पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा, और उम्मीद है कि वह तुम्हें चेन जी हान तक पहुंचा पाएगा। वह आदमी जिसके लिए तुम दोबारा जीवित हुई हो, वो कमीनी कुतिया। उस महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मदद के लिए चेन जी हान की ओर देखा। उसे मत देखो, मैंने उसकी घृणा और बेचैनी को भांपते हुए कहा। कोई भी मेरे किसी आदमी को ऐसा महसूस नहीं करा सकता था। कोई नहीं। फिर उसने अपना ध्यान लियू यूजेक की ओर मोड़ा। मैं मदद कर सकती हूँ, मैं आपको भविष्य के बारे में वह सब कुछ बता सकती हूँ जो आपको जानना चाहिए, उसने विनती की। बस मुझे चेन जी हान के पास ले चलो। लियू यूजेक ने उपहास किया, उसका चेहरा भावहीन हो गया। लेकिन अगर आप गौर से देखते तो उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई देता। तो तुम चेन जी हान को ढूंढने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, क्या यही बात है? नहीं, उसने घबराकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। नहीं, मैंने उसकी बात से सहमति जताई और लियू यूजेग ने अपनी निगाहें मेरी तरफ घुमाई। मुझे उसके गुस्से का पूरा सामना करना पड़ा और फिर मैं मुस्कुराई। वह भी तुम्हारी जांघों को गले लगाना चाहती थी ताकि उसकी जिंदगी आसान हो जाए। किसी की जान को गले लगाने का क्या मतलब होता है? वांग चाओ ने लियू भाइयों के बीच खड़े होकर पूछा। उसका एक हाथ जेब में था, दूसरे हाथ में 9 मिलीमीटर की पिस्तौल थी। उफ, मुझे ये बात पहले कैसे पता नहीं चली। वह उससे लिपटकर रहना चाहती थी ताकि वह उसका रास्ता बना दे और उसे आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत न करनी पड़े। मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वह भूमि, उसके बाल एक गोल घेरे में उड़ रहे थे और उसने अपना ध्यान फिर से मेरी ओर लगाया। मैं मुस्कुराया। मैं चेन जी हान की गर्दन पर हाथ फेरकर उसका सिर नीचे खींचना चाहता था ताकि मैं उसे चूम सकूं, अपना हक जता सकूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने रिश्ते को, एक दूसरे के लिए हमारी ज़रूरत को किसी और के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसका कोई महत्व नहीं है, भले ही वह उसकी जीवनसाथी ही क्यों न हो। उस विचार से मेरे दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। तभी चेन जी हान ने मेरी गर्दन को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और मेरा सिर पीछे की ओर झुकाया जब तक कि वह मेरे होठों को चूम न ले। तुम मेरी आत्मीय साथी हो, तुम ही हो जिसे मैं अपने जीवन में हमेशा के लिए चाहता हूँ। जो कुछ भी तुम मेरे साथ करना चाहती हो, बेझिझक करो, मुझे परवाह नहीं कि कौन देख रहा है, उसने हमारे लिंग पर गुर्राते हुए कहा। जैसे ही उसने मेरे शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं भूल गई थी कि वह मुझे ठीक वैसे ही महसूस कर सकता है जैसे मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उस धीमी सी आह ने मेरा ध्यान वापस वर्तमान पर केंद्रित कर दिया, न कि उसके होठों के वादे पर। चेन जी हान मेरा है, मैंने उस औरत पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए कहा जो मेरे आदमियों की जिंदगी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। वह पहले भी मेरा था, अब भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा, मैंने होंठ सिकोड़ते हुए गुस्से से कहा। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरी नीली ज्वालाएं सतह पर उठ रही हैं और मेरे अंदर पहले से मौजूद ठंड को जलाकर राख कर रही हैं। तुम मरोगे, मैंने कहना जारी रखा, जबकि चेन जी हान ने धीरे से अपना हाथ हिलाया जो अभी भी मेरे गले पर था। यही जुड़ाव था जिसने मुझे जमीन पर टिकाए रखा, जिसने मुझे उसे और बाकी सबको जलाकर राख करने से रोका। लेकिन मैं दया दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मरने का तरीका चुनने दूंगा। क्या तुम जलकर मरना चाहते हो या सिर में गोली खाकर? पहले वाली कमजोर, सबको खुश करने की चाह रखने वाली लड़की हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी महिला खड़ी हो गई जो प्रलय से बच गई थी। तुम्हें लगता है मुझे मारना आसान है? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं, मैंने कहा, और मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कौन थी। उसे मरना ही था। लेकिन पहले क्या आप इससे सहमत हैं? मैंने चेन जी हान से पूछा, अपना सिर पीछे झुकाकर उस आदमी को गंभीरता से देखते हुए जो इस मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा था।
उन्होंने उपहासपूर्ण ढंग से जवाब दिया और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर उसे महत्व देना उचित नहीं समझा। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? महिला ने पूछा। मैं देख सकती थी कि वह अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी और मुझे पता था कि परछाइयां उसकी खासियत थी। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ चेन जी हान से, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसने मेरा गला थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। इतना नहीं कि दर्द हो, कभी भी इतना नहीं कि ऐसा हो। लेकिन वह ये भी जानता था कि मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए उसने मुझे ये दिया। महिला हॉर्न उठी और उसके आसपास मंडरा रही परछाइयां गायब हो गईं और वह फर्श पर गिर पड़ी। लेकिन वह मेरा ही होगा, उसने घबराकर कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा। मैंने लियू यूजेग की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा है। उसकी नजरें मेरी उंगली पर टिकी रहीं। लियू यूजेग ने एक सनकी मुस्कान के साथ उंगलियां हिलाकर हेलो कहा। मैंने वान चाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा है। सीईओ और संभवतः दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अगर दुनिया के नहीं तो, ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए सिर झुकाया। ये मेरा है, मैंने लियू वेई की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही मैंने उनका परिचय कराया, उस महिला की निगाहें एक एक करके सभी पुरुषों पर टिकी रहीं। लियू वेई पर नजर पड़ते ही वो जरा भी नहीं हिली। आपको उसे माफ करना होगा, मैंने नाक सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये सोच रहा है कि मुझे नाराज किए बिना आपको कैसे मार डाले। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर पीछे खड़े आदमी के बाल पकड़े और उसे खींचकर अपने बराबर ले आई, जिससे हमारे गाल आपस में छू रहे थे और वह हम दोनों को एक साथ आसानी से देख सकती थी। वह मेरा है, मैंने ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। कोई सवाल? तुम उन सबको नहीं पा सकते। वह चीखी और कमरे में मौजूद परछाइयां उसकी पीड़ा पर प्रतिक्रिया करते हुए कमरे के सभी कोनों से निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगी। अध्याय 200। आरवी के अंदर की बत्तियां टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो परछाइयां घूमते हुए अंधेरे के विशाल घेरे में समा रही हों। मैंने बल्बों के टूटने की आवाज सुनी और आशा की कि उड़ते हुए कान से किसी को चोट न लगी हो। मैं महसूस कर सकती थी कि परछाइयां उस घुटनों के बल बैठी महिला की ओर उड़ रही थी, जो सोच रही थी कि वह चेन जी हान को मुझसे छीन सकती है। आरवी में उनकी उपस्थिति एक हल्की हवा के झोंके जैसी थी। वह मेरा है। मैंने उसके साथ रहने के लिए 2 जन्मों तक इंतजार किया। वह गुर्राते हुए खड़ी होने लगी और उसके चारों ओर परछाइयां और गहरी होती जा रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस दौर से गुजर रही थी, क्योंकि सच तो यह है कि हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। वह भी उस चीज को किसी और को सौंपना नहीं चाहती थी जिसे वह अपना मानती थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं नहीं चाहती थी। लेकिन मैं इतना जी चुका था कि मुझे यह एहसास हो गया था कि किसी को भी दूसरों की खुशी की परवाह नहीं होती। कोई मुझे खुशी नहीं दे सकता, मुझे खुद ही खुशी हासिल करनी होगी और उसकी रक्षा करनी होगी। मैं चेन जी हान को सिर्फ इसलिए क्यों छोड़ दूं क्योंकि वह उसे चाहती है। मेरा मतलब है, उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दूंगा। एक ही वाक्य में इतने सारे खुश शब्द का प्रयोग हो गया। जैसे जैसे परछाइयां बड़ी होती गईं, मुझे महसूस होने लगा कि वे लोग तनाव में आ रहे हैं, यहाँ तक कि पूरी आरवी अंधेरे में डूब गई। चेन जी हान का मुझे बाहों में थामे रहना ही एकमात्र तरीका था जिससे मुझे पता चला कि वह अभी भी मेरे साथ है। तुम्हारा फैसला क्या है? मैंने पूछा, अपना गाल उसके गाल से रगड़ते हुए, जब तक मेरे होंठ उसके कानों को छू नहीं गए। भागना, लड़ना या जम जाना? अंदर ही अंदर मैं चाहती थी कि वह अंतिम फैसला ले ताकि मुझे पता चले कि अंत में उसने मुझे ही चुना है। मुझे उस आवाज से बहस करने की जरूरत नहीं थी जो कहती थी कि वह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उसे कोई और विकल्प नहीं दिया था। लड़ो, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज अंधेरे में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई जानवर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा हो। मैंने सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम जानती हो कि अंधेरे और परछाई में क्या अंतर है? मैंने उस महिला की हंसी सुनकर पूछा। मैं उसे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन आवाजों में से एक की कही बात पर विचार किया कि हर किसी के अंदर एक लौ होती है। चलिए इस सिद्धांत की जांच करते हैं। तुम्हारी सुनहरी उंगली परछाई है ना? मैंने अंधेरे में अपने पीछे चेन जी हान की मौजूदगी का एहसास करते हुए पूछा। एक मीठी सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई, जिसका डर या मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं था। मैं कल्पना कर सकती थी कि इस अंधेरे में मैं उससे क्या करवाना चाहती हूँ। वह अपनी उंगलियां कहाँ रखेगा, अपनी जीभ कहाँ रखेगा? मैंने अपनी आंख को रोक लिया जो निकलने ही वाली थी। मुझे लड़ना चाहिए था, न कि इस अंधेरे में चेन जी हान पर पेड़ की तरह चढ़ने के मजे के बारे में सोचना चाहिए था।
मेरे सामने एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो किसी मनोरंजन घर में भी सुनाई दे सकती थी। तुम्हें क्या पता, महिला की कोमल आवाज लगभग फुसफुसाहट में निकली। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हराना इतना आसान है? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोगों ने मुझे कम आंका है और अंत में मेरे पैरों तले दब गए हैं? मैं रुक गया, असमंजस में पड़ गया। क्या उसे समझ नहीं आया? अंधेरे और परछाई में फर्क ये है कि परछाई को जीवित रहने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, मैंने धीरे धीरे कहा ताकि वो समझ जाए। तुम्हारी क्षमता परछाइयों में से निकलने की है, लेकिन इस आरवी के अंदर क्या है? वो तो घोर अंधेरा है, और अंधेरा मेरा है। मुझे उसकी घबराहट का आभास हुआ। भाग नहीं सकती है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी उंगलियां चेन जी हान के बालों से खेलने लगी। क्योंकि तुम्हारे द्वारा रोशनी बिखेरने के बाद यहाँ कोई परछाई नहीं बची है। तुम कुछ भी नहीं हो। अंधेरे में तुम्हारा स्वागत है, नन्ही चिड़िया। हम सब यहाँ थोड़े पागल हैं। अंधेरे में कहीं से लियू यूजेक की आवाज आई। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराई, तभी चेन जी हान ने मेरे गले को सहलाना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियां उसके बालों को और कसकर पकड़ लिया। मैं इस एहसास को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चेन जी हान द्वारा जगाई जा रही भावनाओं के भावर में खो गई। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। अंधेरे में एक चमकीली गुलाबी लौ। मैं उसे अपने सामने देखती रही, ये जानते हुए कि वह मेरी लौ नहीं थी और उसके लिए उस रोशनी का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी परछाई बनाना नामुमकिन था कि वह उसमें से गुजर सके। उसे सिर्फ मैं ही देख सकती थी। मुझे लगता है वो आवाज सही थी। सबके अंदर एक लौ सुलग रही थी। चेन जी हान ने मेरी गर्दन और कंधे की जोड़ पर जोर से काट लिया और मुझे लगा कि मेरे घुटने कमजोर पड़ गए हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? मैंने हाँफते हुए पूछा। मैं बस इस आदमी को अपनी बाहों में भर लेना चाहती थी। इतना करीब, इतना जुड़ा हुआ कि हमें पता ही न चले कि हम कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। लेकिन पहले जरूरी काम, और इस कमीनी से पहले निपटना जरूरी था। चेन जी हान ने अपना मुंह मेरी गर्दन से हटाया और धीरे से चाटा। अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रखते हुए, मेरा हाथ अभी भी उसके बालों में उलझा हुआ था, उसने अपना सिर हिलाया। मैं एक पल के लिए जम गई, इस चिंता में कि कहीं वह उसे तो नहीं चुन रहा। आखिर वह मुझे उसे मारने से मना क्यों करेगा? महिला ने हताशा से चीख मारी और बार बार अपनी शक्तियों का आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आह्वान करने के लिए कुछ भी नहीं है। चेन जी हान, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ मैं ही। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि तुम पर कभी कोई दाग न लगे, तुम्हारी आंख कभी न निकाली जाए। मैं तुम्हें दुनिया के शिखर पर खड़ा कर सकती हूँ, सिर्फ लियू यूजेक की परछाई बनकर नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने ही ज़ॉम्बीज़ को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। मुझे अपने पीछे चेन जी हान के कांपने का एहसास हुआ और मेरे हाथ से उसके बाल छूट गए। वह खड़ा हुआ और मैं केवल उसकी बांह को अपनी कमर के चारों ओर महसूस कर सकी। अंधेरे के कारण मैं देख नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी मैंने वह आवाज सुनी। पहले तो उसकी हंसी धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसके हाथ कांपने लगे और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर थरथराने लगा। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसने लगा। मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ी जलन हो रही थी कि वह उसे इस तरह हंसा सकती थी। मैंने उसे पहले कभी इस तरह हंसते हुए नहीं सुना था। क्या आपको लगता है कि मैं यही चाहता हूँ, दुनिया के शिखर पर खड़ा होना? उसने हंसी के स्वर में पूछा। आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। महिला ने अंधेरे में कराहते हुए ऐसे आवाज निकाली मानो किसी ने उसे सचमुच थप्पड़ मारा हो। मुझे गुमनाम रहना पसंद है, मुझे सबकी नजरों से दूर रहना पसंद है। मेरे लिए रक्षक बनने से बढ़कर कोई संतोष नहीं। रिश्ते से मुझे यही चाहिए। मेरी साथी यह समझे कि मुझे उसके लिए खाना बनाना है, उसकी देखभाल करनी है। दुनिया से उसकी रक्षा करने के लिए मुझे उसके साए में खड़ा रहना है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी सांस अटक गई। कोई भी समझदार इंसान यह नहीं सोच सकता कि चेन जी हान एक जबरदस्त दबंग नहीं था। उसका शरीर किसी दीवार की तरह मजबूत था और वह मुस्कुराते हुए किसी को भी मार सकता था। लेकिन अंदर से वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंदर से वह न तो कातिल था, न गुंडा, न अपराधी। वह एक रक्षक था, एक देखभाल करने वाला। और मुझे उसे अपना कहने में इतना गर्व और खुशी कभी नहीं हुई थी। तुम्हारा मतलब यह नहीं हो सकता, अंधेरे में खड़ी महिला चीखी। मुझे अभी भी उसका नाम नहीं पता था, लेकिन अब जब वह मरने वाली थी, तो नाम जानने का कोई मतलब नहीं था। तुम्हें शिखर पर होना चाहिए, तुम जैसी हो वैसी ही तुम्हें सबकी सराहना मिलनी चाहिए। चेन जी हान बस मुस्कुराया और मुझे और करीब खींच लिया, मानो मैं कभी गई ही न थी। मैं शीर्ष पर नहीं रहना चाहता,
और मुझे बस 4 लोगों की स्वीकृति चाहिए। उसने अपना ध्यान वापस मेरी गर्दन पर केंद्रित किया और मैं बेहद खुश हो गई। उसने अपना हाथ मेरी कमर से हटाकर धीरे से मेरी गर्दन के सामने रख दिया। एक पल के लिए भी अपने होंठ मेरी त्वचा से हटाए बिना उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अंधेरे में फैला दिया। उसके होठों और हाथों के स्पर्श में इतना खो जाने के कारण कि मुझे अपने सामने फर्श पर किसी के गिरने की हल्की सी आवाज ही सुनाई दी। चेन जी हान ने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन वह मेरे सामने लिपट गया और उसका अंगूठा मेरी छाती के ठीक नीचे मेरी पसलियों को रगड़ने लगा। बिजली की एक कड़क से पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया और इस बार मैं अपने होठों से निकली आह को रोक नहीं पाई। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।